जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल से आने वाले जितने प्रकार के प्रश्न हैं वो सारे समाहित हैं। अगर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास उसका बुक होगा, बुक नहीं होगा तो नोट्स होगा, मैच करके देखिएगा। सभी एग्जामों का कॉम्बो है, इसको देख लोगे, इसके बाद कहीं से कुछ देखने या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया। कहेंगे क्या सर, क्या बात कर रहे हो? सही में भाई, देखते दिखाता हूं मैं थोड़ा सा झलक। देखो, क्लाइव के बारे में इतने सारे प्रश्न आते हैं। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में क्या क्या हुआ था, तो आप दो चार फैक्ट जानते हो वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था और कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट खोला था। बस, बाकी इतने सारे प्रश्न कौन जानेगा भैया, कौन जानेगा? आगे बताते। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स से आने वाले इतने प्रश्न कौन जानेगा? भाई हम ही जानेंगे। इसको मैंने ऐसे डिजाइन किया है। और भी ये वॉरेन हेस्टिंग्स कार्य में 4 पॉइंट ये भी लिखे, तो आप कहोगे सर कम से कम 28-30 पॉइंट वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में क्या हुआ था? कुछ बहुत कुछ हुआ है, बताएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने ऐसे ही डिजाइन किया है कि आपके एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। और ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बिल्कुल सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं मैं, टोटली जितना भी मैं आपको कराता हूं। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम पर सर्च करना है GSY विष्णु सर, सर्च करोगे कहां पर? टेलीग्राम पर, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे तगड़ी बात तो यही है कि गवर्नर क्यों बनाए गए, क्या कारण रहा था, और गवर्नर जनरल बंगाल के क्यों बनाए रहे, क्या कारण रहा था। अब उस कारण को पहचानेंगे कहानी के माध्यम से। बस शांति और धैर्य बना के रखिएगा, सब कुछ याद करा देंगे, रटने की जरूरत नहीं है। बस यहां से सोचना स्टार्ट करना है आपको, ठीक है? तो पहले हम इंडिया का मैप बना लेते हैं, है ना? पहले इंडिया का मैप बना लेते हैं, उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने कहां कहां पर शासन किया था, ठीक है ना? देखते हैं एक एक करके। मैंने इंडिया का मैप बना दिया रफली, देखते हैं एक एक करके। आपको पता है, सबसे पहली बात करें, अंग्रेजों की ही बात करेंगे इसमें, अंग्रेजों की ही बात करेंगे हम, अंग्रेजों की। इसमें हुआ क्या था, ये बात है 1600 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चार्टर एक्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जाओ पूर्व के देशों के साथ व्यापार करो। क्या कहा था? पूर्व के देशों के साथ व्यापार करो, ये कहा था एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। इसी के माध्यम से जेम्स प्रथम के जो दूत आए थे, एक का नाम था विलियम हॉकिंग्स। क्या नाम था? विलियम हॉकिंग्स। ये विलियम हॉकिंग्स जो था, ये 1608 ईस्वी में भारत में आया था। और एक थे सर टॉमस रो। क्या नाम था? सर टॉमस रो। और सर टॉमस रो आए थे 1615 ईस्वी में। आपको याद रखना है, अकबर से मुलाकात करने आए थे, लेकिन अकबर की मृत्यु हो जाने के कारण उसके बेटे से यानी सलीम से मुलाकात की थी, जहांगीर से। तो अंग्रेजी अधिकारी पहला कौन था? विलियम हॉकिंग्स था। दूसरा सर टॉमस रो था। इनको फैक्ट्री बनाने का आदेश मिल गया था और इन्होंने पहला फैक्ट्री 1613 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था? 1613 ईस्वी में पहला कारखाना इन्होंने 1613 ईस्वी में पहला कारखाना इन्होंने सूरत में बनाया था। किसने? अंग्रेजों ने। और यहीं से स्टार्ट होती है इनकी पूरी कहानी। कारखाना बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने और यहीं से स्टार्ट होती है पूरी कहानी। और इसी प्रकार से ये व्यापार करते रहे। इन्होंने यहां पर बंदरगाह पर, सूरत बंदरगाह भी है, यही बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र को जीता और वहीं पर ये व्यापार करना स्टार्ट कर दिए। हल्के हल्के क्या किया, ये लोगों को अंदर घुसना स्टार्ट कर दिए। फूट डालो और राज करो। हमेशा आपको पता है लड़ाइयां होती रहती है घर परिवार में और राजा रजवाड़ों में, तो कोई ना कोई दूसरा पार्टी रहा होगा। तो दोनों पार्टियों के पास ये जाते थे, किससे कहते थे? इस वाली पार्टी से कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, मारो उसको, देखा जाएगा। इससे कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, मारो उसको, देखा जाएगा। दोनों को भिड़वा दिया। जो जीता भाई सिकंदर, जो जीता वो उसके साथ हो लिए, बोले हमने जितवा दिया आपको। तो इसी प्रकार से ये काम धंधा स्टार्ट कर दिए, चरमों पर कर दिया। उसके बाद हुआ क्या था, इन्होंने जब पहला फैक्ट्री खोला था, इससे पहले भी कई सारी कंपनियां भारत पर आ चुकी थी। जैसे पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली आ चुके थे, उसके बाद डच आ चुके थे, अंग्रेज के बाद डेनिश आ रहे थे। ये सारा एक क्रम है
5 कंपनियां लगातार आई थी भारत पर। तो देखते हैं यहां पर सबसे पहली बात है, इन्होंने ये सब करने के बाद 1757 में एक युद्ध किया था, इसका नाम प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, ये युद्ध कोई निर्णायक युद्ध नहीं था। प्लासी का युद्ध 2 लोगों के बीच में हुआ था। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, क्या नाम था, सिराजुद्दौला, और रॉबर्ट क्लाइव कह सकते हैं, क्लाइव के बीच में हुआ था। ये अंग्रेजों की साइड से थे। ये किसकी साइड से थे, ये अंग्रेजों की साइड से थे। युद्ध हुआ, लेकिन ये युद्ध कोई निर्णायक नहीं था, क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, जिसे क्लाइव का गधा कहा जाता है या सियार कहा जाता है, याद रखेंगे, मिल गया। इसका सेनापति इसमें जाकर मिल गया और ये युद्ध हार गए, प्लासी का युद्ध, और अंग्रेज ये युद्ध जीत गए। इस युद्ध में जीतने के बाद इनका हौसला बढ़ने लगा। इनके पास ज्यादा तगड़ा बगड़ा सेना नहीं थी, बहुत छोटी सी सेना से लेकर गए थे और ये जीत लिया था, क्योंकि क्या राजनीति थी कि फूट डालो और राज करो। मीर जाफर से इन्होंने कहा था तुम मेरा साथ दो, अगला नवाब तुम होगे, टेंशन लेने की क्या बात है। बोले अच्छा ठीक है, तो आज से हम तुम्हारे साथ हो गए। यही हुआ, अगला नवाब उसको बना दिया गया। फिर उसके बाद 1759 की बात है, बेदरा का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध होता है, और ये भी दो लोगों के बीच में हुआ था, अंग्रेज और डच, और डचों के बीच में होता है। और इसमें बेदरा के युद्ध में भी अंग्रेज जीत जाते हैं और डच हार जाते हैं। डच एक कंपनी थी जो व्यापार करने के लिए भारत पर आई थी। उसके बाद में इसके आगे बताएंगे, यहां का मसला भी यहां पर लिखेंगे। 1760 की बात है, 1760 की बात है, बॉन्डीवास का युद्ध होता है। कौन सा, बॉन्डीवास का युद्ध होता है। और बॉन्डीवास के युद्ध में 2 लोगों के बीच में होता है ये युद्ध। एक थे फ्रांसीसी, एक तरफ कौन थे, फ्रांसीसी, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज। दूसरी तरफ कौन थे, अंग्रेज। और इसमें भी फ्रांसीसी हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। देखो लगातार जीत हासिल हो रहा है, लगातार जीत हासिल हो रहा है। उसके बाद एक युद्ध और याद रखेंगे, निर्णायक युद्ध रहा है क्रम से। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, आपको पता है तीसरा युद्ध मराठा और कौन था दूसरी साइड में, अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। तो इसमें मराठा हार जाते हैं, कहीं ना कहीं भारतीयों की हार हुई थी, इसमें मराठा हार जाते हैं। इसमें अब्दाली लिख लेते हैं ऐसे ही, अब्दाली याद तो होगा ही आपको, मोहम्मद शाह अब्दाली, और मराठा के बीच में हुआ था और मराठा इसमें हार जाते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। आप कहोगे सर ये सब आप लिखा क्यों रहे भाई, नींव डाल रहे हैं भाई। नींव जितना तगड़ा होगा ना उतना कॉन्सेप्ट और सब पढ़ने में मजा बहुत आएगा। ये कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि गवर्नर जनरल कैसे निकल कर आए थे, कैसे काम करना स्टार्ट किया था। बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, और ये युद्ध सबसे तगड़ा रहा था। ये युद्ध, एक तरफ थे अंग्रेज, एक तरफ कौन थे, एक तरफ थे अंग्रेज, और दूसरी तरफ 3 सेनाएं लड़ी थी। कितनी, 3 सेनाएं लड़ी थी। 3 सेनाएं कौन कौन सी थी, नंबर 1 बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब था मीर कासिम। दूसरा था अवध का नवाब, अवध का नवाब सिराजुद्दौला। और तीसरा था मुगल बादशाह, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बादशाह शाह आलम द्वितीय था। और इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं। हेक्टर मुनरो था, कौन था इधर से, हेक्टर मुनरो था, और हेक्टर मुनरो जीत जाता है और ये तीनों सेनाएं हार जाती हैं। और इस युद्ध के बाद कोई युद्ध नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था आगे हम बताएंगे। ये 2 फैक्ट हम आगे बताएंगे, इन दोनों को लेकर आगे बताएंगे। तो ये थी कहानी। स्टार्ट किया था एक कारखानों को लेकर, और भाई फूट डालो राज करो की नीति अपनाते रहे, और हल्के हल्के पूरे भारत पर इन्होंने राज कर लिया। कैसे किया अब इस पर बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम, सबसे पहले इन्होंने बंगाल के क्षेत्र को जीता था। इसके बाद बक्सर के युद्ध में इन्होंने बंगाल की दीवानी और प्रशासन सब जीत लिया था। ये बंगाल के क्षेत्र को जीत लिया था। बंगाल को जीतने के बाद ये केंद्र बनाया इन्होंने, इसको क्या बनाया, इसको केंद्र बनाया। और यहीं से फिर इन्होंने क्या किया, मैसूर को जीता। किसे जीता, मैसूर को जीता। और मैसूर को जीतने के बाद फिर इन्होंने यहीं से मराठों को जीता,
मराठों को हराया था अंग्रेजों ने, और फिर यहीं से इन्होंने पंजाब यानी हम कह सकते सिखों को हराया। यहीं से क्या किया, सिखों को हराया, कश्मीर का विलय कराया, सिंध का विलय कराया था, सिक्किम को अपने कब्जे में किया था, म्यांमार को अपने कब्जे में किया था, और इसी प्रकार से पूरे भारत पर इन्होंने कब्जा कर दिया। कब तक, तो आपको पता है 1833 तक इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर दिया, और 1833 में फिर बनने लगा भारत का गवर्नर जनरल। 33 से पहले केवल बंगाल का गवर्नर जनरल बनता था, लेकिन इससे के बाद भारत का बनने लगा था। तो इसी प्रकार से इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया हल्के हल्के करके। किसने, अंग्रेजों ने। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। जब बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध के बाद इन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया और अधिक बहुत सारी लूटपाट किया था। आगे हम इसको डिफाइन भी करेंगे। और लूटपाट करने के बाद इस क्षेत्र में इन्होंने द्वैध शासन भी लगाया था, और यहां पर शासन और प्रशासन करने के लिए इन्होंने कुछ पद की जरूरत थी। तो इन्होंने कहा था कि ऐसा करो, गवर्नर का पद ले लो। गवर्नर का पद अंग्रेजों के द्वारा दिया गया एक पद था स्टार्टिंग में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और इसी प्रकार से पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव वही जो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के साथ में था, सेना नायक, स्वर्ग से उतरा सेना नायक कहा जाता है इसको। इसका जो कार्यकाल है वो 1757 से 1760, फिर 65 से 67, यानी 2 बार। 60 के बाद ये इंग्लैंड चला गया था, उसके बाद फिर से आया था, फिर से ये अपने पद पर रहा था। तो पहला प्रश्न आएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव था। गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं है। गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर है केवल, याद रखेंगे। और प्लासी के युद्ध के समय यही था, और इसी ने सिराजुद्दौला को हराया था, क्योंकि सिराजुद्दौला का अपना आदमी मीर जाफर मिल गया था अंग्रेजों में जाकर, क्योंकि उसको अगला पद मिलने वाला था, इसलिए आपको याद रखना है। और इसी के कारण जब बंगाल पर इन्होंने कब्जा कर दिया था, तो बंगाल पर अकेले थोड़ी कब्जा कर लेगा, अकेले थोड़ी कब्जा कर लेगा। उन्होंने क्या किया, उप दीवान बनाना स्टार्ट कर दिया था। क्या बनाना कर दिया था? उप दीवान बनाए थे। जैसे बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को नियुक्त कर दिया था, बिहार के लिए सितावा राय को नियुक्त कर दिया गया था, और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ को नियुक्त कर दिया था। ये राय दुर्लभ भी सिराजुद्दौला का ही आदमी था, लेकिन पद और पैसे के चक्कर में आकर अपना जमीर बेच दिया, याद रखेंगे। और एक प्रश्न और कई बार पूछा जाता है कि बंगाल पर द्वैध शासन किसने लगाया था? पहली बार तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही लगाया था। 1765 से 1772 तक चला था ये द्वैध शासन। डबल तरीके से लूटा था, एक तो अंग्रेज लूट रहे थे, और दूसरा वहां का जो लोकल नवाब बनाया गया था वो भी लूट रहा था। तो एक सत्ता एक ही समय में 2 लोग चलाएं, तो उसी को कहा जाता है द्वैध शासन। पहली बार लगाने वाला व्यक्ति है रॉबर्ट क्लाइव। और इसके बारे में एक पुस्तक है डायर की। कि क्या है पुस्तक? डायर की पुस्तक में द्वैध शासन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है विस्तार से, और ये लिखी थी लियोनस कार्टियस ने। किसने? लियोनस कार्टियस। कार्टियस ने इसे लिखा था, कार्टियस। और ये जनक हैं, द्वैध शासन के जनक कौन है? तो लियोनस कार्टियस हैं। लेकिन अलग अलग किताबों में ये मिलता है कि द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव है। ये गलत है। ये सही है कि बंगाल में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है, ये मान सकता हूं। बंगाल में द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को, और वैसे कभी पूछा जाए द्वैध शासन का जनक किसे है, तो लियोनस कार्टियस है। और इसकी पुस्तक है डायर की में इसका विस्तार से बताया गया है। उसके बाद में मैंने बताया था कि बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें 3 सेनाएं लड़ी थी। मुगल भी सेना थी और अवध की भी सेना थी। अब उसको तो मीर कासिम को तो हटा दो, तो इनसे लोगों से कहा भाई तुमने साथ उसका क्यों दिया था, तुम्हारा तगड़ा इंतजाम करूंगा मैं। तो 2 संधियां हुई थी, 12 अगस्त 1765 में और 16 अगस्त 1765 में। क्या क्या हुआ था इसमें, आओ एक एक करके देख लेते हैं। क्लाइव और मुगल राजा के बीच में एक संधि हुई थी कि आप ऐसा कीजिएगा, हम आपको 26 लाख रुपए सालाना देते रहेंगे, प्लस कड़ा का क्षेत्र दे दिया, जो कड़ा मनिक क्षेत्र है, जो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, वो इसको दे दिया। बोले आप यहीं पर रहो, मौज लो, और 26 लाख रुपए सालाना आपको देते रहेंगे, आप बस शांत रहना। बोले ठीक है, क्योंकि इसे हरा दिया था ना बक्सर के युद्ध में, इसलिए कमजोर हो गए।
16 अगस्त 1965 में क्लाइव और अवध के जो राजा था, ये सुल्तान था, सिराजुद्दौला के बीच में संधि हुई कि आप ऐसा करो 30 लाख रुपए हमको देते रहना, 30 लाख रुपए सालाना हमको देते रहना है, और अवध पर आप राज करो, हमें कोई मतलब नहीं, अवध पर आप शासन करो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें 30 लाख रुपए सालाना देते रहो। अब आप देखो 30 लाख इससे दिया, 26 लाख इसको दिया, 4 लाख फ्री बच गया ना। और इससे जो अवध वाला था ना, इससे ये कहा था बस हमको 2 क्षेत्र दे दो या 1 क्षेत्र दे दो, कड़ा वाला, कड़ा इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है, कड़ा मणिकपुर वाला, ये क्षेत्र हमको दे दो, बाकी आप राज करते रहो। तो 2 संधियां होती हैं। प्रश्न आता है ये कब होती है, किसके समय होती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्लाइव के ही समय श्वेत विद्रोह को दमन किया था। क्लाइव ने ही श्वेत विद्रोह बहुत समय से चला आ रहा था, उसका दमन किसने किया था। और एक प्रश्न और आता है, क्लाइव का गधा किसे कहा जाता है। मीर जाफर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मीर जाफर को कहा जाता है। और क्लाइव को स्वर्ग से जन्मा सेना नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ग से जन्मा सेना नायक कहा जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा बनता है व्यक्ति वेंसीटार्ट। ये व्यक्ति दूसरा था वेंसीटार्ट। इसका कार्यकाल है 1760 से 1765 के बीच में ये रहा था। बक्सर के युद्ध के समय यही था भाई। और बक्सर का युद्ध कब होता है आपको पता है, 1764 में। बताया था 3 सेनाएं लड़ी थी अंग्रेजों के विरुद्ध, फिर भी अंग्रेज जीत गए थे। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और ये सब लिखा हुआ, अब ये एक तरफ हेक्टर मुनरो था अंग्रेजों की तरफ, और दूसरी तरफ 3 सेनाएं लड़ी थी। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल का शासक शाह आलम द्वितीय, और बंगाल का नवाब मीर कासिम, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट गवर्नर कार्टियर बना था 69 से 72 तक। इसके समय में एक भयंकर अकाल पड़ा था। इसके समय में क्या, 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा था। अगर हम ये कहें कि सबसे ज्यादा बंगाल में अत्याचार कब हुआ था, अत्याचार सबसे ज्यादा कब हुआ था, तो ये डेट आपको याद रखनी है। 1765 से और 1772 के बीच में अंधाधुंध लूटपाट चली थी। अंधाधुंध, कोई कुछ नहीं था, प्रशासन कुछ नहीं था, सब कुछ खत्म, दबा के लूटपाट चला था। और फिर भी अकाल पड़ गया था, ये लोग नहीं माने थे। फिर भी यहां से चीख इंग्लैंड तक गई थी। उसके बाद इन्होंने कहा था अब ऐसा करो, यहाँ का शासन प्रशासन को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दो। यहाँ का शासन और प्रशासन को क्या कर दो, रेगुलेट करना स्टार्ट कर दो। और इसीलिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, आपको पता है ना। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके जरिए से वहां के शासन और प्रशासन को रेगुलेट करना स्टार्ट किया था। कैसे किया था आओ बताते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स इसके बाद बना था। वॉरेन हेस्टिंग्स कार्यकाल है 1772 से 1774 तक। आप कहोगे सर इतना तो नहीं है, ये केवल इस पद पर है, ये अंतिम गवर्नर है, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर है और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। आगे हम बताएंगे, ठीक है। इसने द्वैध शासन को खत्म किया था। सबसे पहले जो क्लाइव ने चलाया था, वो सबसे पहले द्वैध शासन को खत्म किया था 1772 ईस्वी में, इसी ने किया था। और 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालतों की स्थापना की थी, ताकि वहां का प्रशासन देख सके, क्योंकि अत्याचार दबाकर हुआ था इस डेट में, इसलिए। उसके बाद फिर से स्टार्ट होता है वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्य। 74 से और 85 के बीच में ये कार्यकाल है। हमने कहा था बंगाल का अंतिम गवर्नर है, लेकिन प्रश्न आएगा तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, तो ये सेम दोनों यही है। बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है, ये याद रखेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। और यहां से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में वॉरेन हेस्टिंग्स को लेकर, आओ देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इसने कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट खोला था 1774 ईस्वी में। क्या खोला, सुप्रीम कोर्ट खोला था, पहला भारत का सुप्रीम कोर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट खोला गया तो न्यायाधीश भी होगा, तो इसका दोस्ती था एक प्रकार का न्यायाधीश एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, इसने अपने दोस्त से बहुत ज्यादा कांड करवा दिए, बहुत लोगों को फांसी दिलवा दी, बेकसूर लोगों को भी दिला दिया। तभी तो ये वापस जाएगा इंग्लैंड, तो बहुत रुपए इकट्ठे करके ले जाता है, लेकिन इस पर महाभियोग चलाया जाता है इंग्लैंड में जाकर। तो एलिजा इम्पे को क्या बनाया था, मुख्य न्यायाधीश बनाया था, और 3 और बनाए थे। टोटल न्यायाधीश की संख्या इस समय थी 4, एक मेन था और 3 अन्य थे। रॉबर्ट चैम्बर्स था, जॉन हाइड था, स्टीफन सीजर,
लेमेत्रे थे। स्टीफन, सीजर, लेमेत्रे, ये 3 लोग अन्य थे। हाइड था, चैम्बर्स था। इसी के साथ एक और अधिकारी था, चार्ल्स विल्किंस ने पहली बार 1785 ईस्वी में भगवत गीता को संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। तो ये प्रश्न कई बार आता है, भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये नाम आपको याद रखना, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ये कब की बात है? 1785 की बात है, याद रखेंगे। 1785 में और क्या हुआ था? तो आप ये कहोगे अंग्रेज और मराठों के बीच में सूरत की संधि हुई थी। क्या अंग्रेज और मराठों के बीच में सूरत की संधि के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर होगा हेस्टिंग्स था। और एक प्रश्न और याद रखेंगे, यही 1774 में एक और काम किया था, यहां पर लिख देते हैं। 1774 में भारत का पहला डाक घर बनवाया था। डाक घर पहला किसने बनवाया था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही बनवाया था। 1774 की बात है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। 1776 में क्या हुआ था? अंग्रेज और मराठों के बीच में पुरंदर की संधि हुई। तो प्रश्न 3 प्रकार से आते। पहला, पुरंदर की संधि कब हुई, किसके बीच में हुई थी? जब पुरंदर की संधि हुई थी तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1779 ईस्वी में अंग्रेज और मराठों के बीच में बड़ा गांव की संधि हुई। कौन सी? बड़ा गांव। अब देखो, अंग्रेज मराठों, अंग्रेज मराठों, अंग्रेज मराठों, ये अलग अलग डेट में अलग अलग प्रकार की संधियां हुई हैं, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद में 1780 और 84 में अंग्रेज और मैसूर के मध्य दूसरा युद्ध हुआ था। ये हम ये कह सकते हैं, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। क्या कह सकते हैं? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। मैसूर युद्ध हुआ था, याद रखेंगे, डेट है 1780 से 1784। अगर आपसे यह पूछा जाएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो ये डेट आपको याद रखनी है, 1767 से 1779। और आपसे पूछा जाएगा थर्ड कब हुआ था, तो ये डेट आपको याद रखनी है 1790 से 1792 में। अगर आपसे ये पूछा जाए चौथा कब हुआ था, टोटल 4 ही हुए हैं, 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में 4 मैसूर युद्ध हुए अंग्रेजों के साथ में। तो युद्ध प्रश्न आता है कैसे समाप्त होते हैं, तो ये युद्ध संधि के द्वारा समाप्त किए जाते हैं। तो पहला जो युद्ध था इसमें मद्रास की संधि हुई थी, मद्रास की। दूसरे युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी, मंगलौर की। तीसरे युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और अंतिम युद्ध में तो टीपू सुल्तान मारा ही गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो तीसरे युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हो गया था, दूसरा मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हो गया था, और पहला मद्रास की संधि के साथ समाप्त हो गया था आंग्ल मैसूर युद्ध। और दूसरे ही युद्ध में कौन? हैदर अली मारा गया था, और वहीं पर रणभूमि से ही टीपू सुल्तान ने कमान संभाली थी और उसने स्टार्ट कर दिया था युद्ध करना, याद रखेंगे, ठीक है। 1780 ईस्वी में पोलीलोर या पोलीलुर भी कहते हैं, इसमें टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हरा डाला था, याद रखेंगे। और वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में क्या क्या हुआ था और देखते हैं। अभी तो स्टार्ट है। 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवा का युद्ध होता है और इसमें हैदर अली को आयरकूट हरा देता है। हैदर अली को कौन हरा देता है? आयरकूट हरा देता है, और आयरकूट अधिकारी होता है अंग्रेज। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा खोला जाता है। प्रश्न आता है प्रथम मदरसा किसने खोला था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने खोला था। 1782 ईस्वी में सालवाई की संधि के साथ जो मराठों का संघर्ष चल रहा था अंग्रेजों के साथ में, वो खत्म हो जाता है, याद रखेंगे। और 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है दूसरे आंग्ल युद्ध में। दूसरा आंग्ल युद्ध कब से कब तक था? तो आपको याद रखना है 1780 से 1784 के बीच में था, और 82 में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और इसी में टीपू सुल्तान कमान संभालता है रणभूमि से ही, आपको याद रखना है। तो प्रश्न ये भी आता है कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, याद रखेंगे। और इसी के समय 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है। पिट्स इस समय या 1784 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, जवान प्रधानमंत्री बनाया गया था। और याद रखेंगे 1784 में ही अंग्रेज और मैसूर के मध्य में एक संधि होती है, इसे कहते हैं मंगलौर की संधि। ये हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध
मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हो जाता है, इससे पहले मैंने बताया था। और 1784 में क्या हुआ था, विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। यानी 84 में 3 काम हुए थे, आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। और इसके समय कुछ विद्रोह हुए थे, जैसे सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह और रुहेला विद्रोह। मैंने विद्रोह पर अलग से वीडियो बनाया है, सभी विद्रोह उसमें मैंने रखे हैं और मैपिंग से वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप देख लेना विद्रोह वाला। और वारेन हेस्टिंग्स से क्या क्या पूछा जाता है, विलियम जोन्स ने ही अभिज्ञान शाकुंतलम को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। विलियम जोन्स ने ही, आपको याद रखना है। इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी 1772 ईस्वी में और इसके जनक भी वारेन हेस्टिंग्स हैं, आपको याद रखना है। इजारे व्यवस्था का मतलब होता है, ये 5 साल के लिए होती थी, ठेका पर जमीन यानी बोली लगती थी, जो ज्यादा पैसा देता था उसी को ठेका पर जमीन दे दी जाती थी, ये थी इजारे व्यवस्था। और इंग्लैंड लौटते समय इसके पास अथाह पैसा था, बहुत पैसा दबा के कमाया था, क्योंकि इसने अपराध दबा के किए थे, जबरन वसूल किया था, जबरदस्ती लोगों को अत्याचार किया था। और एक महाराजा थे नंद कुमार, इनको फांसी लगा दिया था। इसके कारण से हाउस ऑफ कॉमन्स में महाभियोग लगाया गया था। तो पहला ऐसा गवर्नर था जिस पर महाभियोग लगाया गया था, वो वारेन हेस्टिंग्स था। और किसी पर अभी तक या लास्ट में कितना भी पढ़ लोगे, महाभियोग किसी गवर्नर पर नहीं लगाया जाएगा, ये पहला और अंतिम है, याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा गवर्नर जनरल बनता है जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, कार्यकाल है 86 से और 93 के बीच में है। भारत में पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसने की, या पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सिविल सेवा, लोक सेवा या नागरिक सेवा की शुरुआत या इसकी जनक कौन है, तो ये भी कॉर्नवालिस है। ये 2 प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कॉर्नवालिस को लेकर। और इस डेट में मैंने कहा था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हो जाता है, आपको याद रखना है। और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पद्धति 1793 में लागू किसने किया था, तो कॉर्नवालिस ने किया था। और कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसका समाधि भारत में है। और जितने भी आगे हम पढ़ेंगे, किसी का समाधि भारत में नहीं, सब अपने देश में मरे थे, ये यही मर गया था। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला, और गाजीपुर जिला किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे है गाजीपुर, याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश का जिला है, ठीक है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का जिला है गाजीपुर, ठीक है। तो इतने फैक्ट हमको यहां से याद रखने हैं। उसके बाद जॉन सोर की बात करेंगे, ये नेक्स्ट गवर्नर जनरल बना गया। 1793 से और 1798 तक इसका कार्यकाल रहा था। एक ही प्रश्न इसका तगड़ा है जो पूछा गया, अहस्तक्षेप की नीति या तटस्थता की नीति किसने अपनाई थी, तो जॉन सोर ने अपनाई थी। हस्तक्षेप की नीति, कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इसने 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके समय यही गवर्नर जनरल था बंगाल का, आपको याद रखना है, ठीक है। बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली की। लॉर्ड वेलेस्ली से हमारे एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, आओ। कार्यकाल 98 से 1805 तक इसका कार्यकाल है। इसे बंगाल का शेर कहते हैं, ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, याद रखेंगे। और इसी के समय में चौथा आंग्ल युद्ध होता है 1799 में, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। कब, 1799 ईस्वी में ही टीपू सुल्तान मारा जाता है। और जो मैसूर का क्षेत्र था ये अपने अधीन इसने ले लिया था, इसने कब्जा कर लिया था। और नेक्स्ट है सहायक संधि। सहायक संधि का मतलब है कब स्टार्ट किया था, 1798 ईस्वी में। और लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का जनक भी कहा जाता है। इसका मतलब था किसी भी राज्य प्रांत में ये अंग्रेजी टुकड़ी को रखता था, अंग्रेजी सेना को, उसका वेतन वही राजा रजवाड़ा लोग देते थे जहां पर वो टुकड़ी रहती थी। अगर वो नहीं देते हैं फॉर एग्जाम्पल वेतन, तो उसी राज्य उसी प्रांत का कुछ क्षेत्र ये अपने कब्जे में कर लेता था। सहायक संधि अपने साथ में मिला लेता था, अपने साम्राज्य में भी इसको मिला लेता था। और सबसे पहले इसने हैदराबाद के निजाम से शुरू किया था। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम में इसने अंग्रेजी टुकड़ी को रखा था सबसे पहले। उसके बाद मैसूर को और तंजौर को 1799 ईस्वी में,
99 के बाद मैसूर खाली हो गया था क्योंकि वहां पर कोई नहीं रहा था, टीपू सुल्तान मारा गया था। सूरत को 1800 ईस्वी में, अवध और पेशवा बाजीराव को 1801 ईस्वी में शासन अपने हाथों में ले लिया, शासन अपने हाथों में ले लिया, आपको याद रखना है, ठीक है। सहायक संधि नेक्स्ट है, इसके समय बसीन की संधि होती है। तो प्रश्न आता है बसीन की संधि कब और किसके बीच में होती है? तो 1802 ईस्वी में की जाती है बसीन की संधि। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य में ये की जाती है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन करता है? यही व्यक्ति करता है। और इसके समय दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 और 5 के बीच में, याद रखेंगे, ठीक है। तो इतने फैक्ट हमें बेले जली से याद रखने। तो बेले जली से दो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, एक तो सहायक संधि को लेकर है और एक ये वाले को कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। उसके बाद सर जॉन बार्लो है, नेक्स्ट आया था। इससे आने वाला एक ही प्रश्न सबसे तगड़ा है, बेल्लौर सिपाही विद्रोह इसके कार्यकाल में हुआ था मद्रास में 1806 ईस्वी में, याद रखेंगे। उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम कार्यकाल है 1807 से 1813 के बीच में, और इसके समय अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच में एक संधि होती है, इसे बोलते हैं अमृतसर की संधि, 1809 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1809 ईस्वी में होती है। और इसके बाद 1839 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है किसकी? रणजीत सिंह की। और मृत्यु के बाद इसका छोटा एक लड़का होता है, इसका छोटा लड़का होता है जिसका नाम होता है दिलीप। क्या नाम होता है? दिलीप सिंह। कौन होता है? दिलीप सिंह। और दिलीप सिंह के बारे में हम आगे बताएंगे, अभी बस इतना याद रखिएगा। और इसकी मां होती है जिंदा। कौन होता है? जिंदा, याद रखेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स, याद रखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स अलग था और लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है। 1813 से 1823 तक इसका कार्यकाल है। 1814 और 16 ईस्वी में अंग्रेजों ने नेपाल पर भी चढ़ाई कर दिया और नेपाल पर चढ़ाई करने के बाद क्षेत्र को जीता, लेकिन एक संधि हो गई थी सुगौली की संधि के द्वारा, ये अंग्रेज वहां से चले आए। तभी कहते कि नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ था, बाकी भारत के आसपास के सभी क्षेत्रों पर गुलाम कर लिया था, याद रखेंगे। और 1817 ईस्वी में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, यह भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में और क्या क्या हुआ था? मद्रास में गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की गई है, स्थापना की गई थी 1820 ईस्वी में। तो प्रश्न आएगा रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये याद रखना है, थॉमस मुनरो ने। 1816 ईस्वी में नागपुर की संधि भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, और 2 साल के बाद 1818 में मंदसौर की संधि होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो ये संधियों को मिलान करने को आता है, इनकी डेट भी याद रखनी है कि होलकर और अंग्रेजों के बीच में जब संधि हुई थी 1818 ईस्वी में, तो बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। और याद रखेंगे इसी के कार्यकाल में 1813 का चार्टर एक्ट भी आया था, और 1813 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया था कि ईसाई मिशनरियों को प्रचार करने की अनुमति दी जाएगी और शिक्षा पर रुपए भी खर्च किया जाएगा। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारों को समाप्त करके केवल चाय और चीन के साथ अफीम का व्यापार रखा था, बाकी सब कुछ खत्म कर दिया था 13 में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लॉर्ड एम्स्टर, कार्यकाल है 1823 से 1828 के बीच में इसके कार्यकाल है। कोई खास प्रश्न नहीं पूछा जाता है, बस ये याद रखना है इसके समय में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था 24 से 26 के बीच में, और एक संधि हुई थी, इसे यादवु या पांडवों की संधि कहते हैं, यादवु या पांडवों की संधि कहते हैं, आपको याद रखना है। और इसके समय में एक छोटा सा विद्रोह हुआ था 1824 ईस्वी में, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, और वो सैन्य विद्रोह अलग था जो 1857 में हुआ था मंगल पांडे के द्वारा, वो अलग था और ये अलग है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल 28 से 35 के बीच में इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, आओ एक एक करके देख लेते हैं। पहला चीज तो यही है, मैंने कहा था कि 1833 में, इससे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए जाते थे,
लेकिन इसके बाद अब भारत के बनाना स्टार्ट कर दिए। किसके? भारत का। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये वही बेंटिक साहब हैं जिन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ सती प्रथा का अंत किया था, याद रखेंगे, 29 में 1829 ईस्वी में। और राजा की जो उपाधि दी गई थी ना राजा राम मोहन राय को, वो अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय ने इसलिए दे दिया था क्योंकि उन्होंने पेंशन को बढ़वाने के लिए इंग्लैंड गए थे। कहां गए थे? इंग्लैंड। और वहीं जाकर ब्रिस्टल शहर में इनकी मृत्यु हो जाती है 1833 ईस्वी में, आपको याद रखना है। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव डाली थी और ठगी प्रथा का अंत किया था। किसने? तो बेंटिक ने। तो बेंटिक ने ठगी प्रथा, सती प्रथा और मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी किया था। और इसी ने कंपनी के सारे अधिकार इस समय खत्म हो चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो सब खत्म हो गए थे। और इस एक्ट द्वारा आपको पता है बेंटिक और मैकाले के सुझाव से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। और मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। मैकाले को तो कोई कहे कि अंग्रेजी कौन लेके आया था भारत में, तो मैकाले आया था। मैकाले ने 1835 में इसको अधिकारित भाषा बना दिया था। किसको? अंग्रेजी को। आपको याद रखना है इस कंपनी के सभी अधिकार इस समय खत्म हो चुके थे, व्यापारिक अधिकार सब खत्म कर दिए थे 1833 ईस्वी में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। लॉर्ड मैटकॉफ, क्या क्या प्रश्न आते हैं? 35 से 36 इसका कार्यकाल है। प्रश्न यही आता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इसका मतलब है प्रेस पर प्रतिबंधों को हटाने वाला इसने कानून बनाया था, या समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, ये मैटकॉक है, आपको याद रखना है। ऑकलैंड के बारे में बात करेंगे, 36 से 42 तक इसका कार्यकाल है। इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था और दूसरा युद्ध किसके समय में होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। और रणजीत सिंह की मृत्यु भी इसी समय हुई थी। और शेरशाह सूरी का जो मार्ग था जो पाकिस्तान से बांग्लादेश के बीच में बनाया गया था, ग्रांड ट्रंक रोड, उसका नाम बदलकर जीटी रोड रखा था। किसने? ऑकलैंड ने, आपको याद रखना है। भारत में शिक्षा और चिकित्सा पद्धति का विकास किया था। किसने? ऑकलैंड ने, आपको याद रखना है। उसके बाद में एलन बरो ने क्या किया था? तो इसे एक ही प्रश्न आता है, इसने भारत में दास या गुलाम प्रथा का अंत किसने किया था? तो आपका याद रखना एलन बरो ने किया था। कई बार प्रश्न आता है और इसका उपनाम है ओल्ड मैन इन हरी। ओल्ड मैन इन हरी याद रखेंगे। अगर कभी यह पूछा जाए ओल्ड मैन किसे कहा जाता है तो दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं, है ना। अब वैसे तो इन्हें कहा जाता है ओल्ड मैन इन हरी, याद रखेंगे। हॉर्डिंग के कार्यकाल क्या है? 44 से 48 के बीच में इनका कार्यकाल है। और याद रखेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, यहां पर अफगान युद्ध हुआ था, ठीक है, सिख युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। और दूसरा सिख युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ था? दूसरा तो याद रखेंगे डलहौजी। डलहौजी के समय में दूसरा हुआ था, ठीक है, दूसरा हुआ था। इस समय सिख 10 मिसलों में बटे हुए थे और जो रणजीत सिंह थे वो शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे, आपको याद रखना है। रणजीत सिंह को लघु नेपोलियन कहा जाता है, छोटा नेपोलियन कहा जाता है। छोटा नेपोलियन बोनापार्ट, जो नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में तहलका मचा दिया था, ऐसे ये कभी नहीं हारे रणजीत सिंह, याद रखेंगे। 1809 ईस्वी मैंने कहा था दोनों के बीच में अमृतसर संधि होती है, मैंने पीछे भी आपको बता दिया है। और मृत्यु 1839 ईस्वी में हो जाती है। रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, आपको याद रखना है। बात करेंगे डलहौजी के कार्यकाल के बारे में। डलहौजी से आने वाले प्रश्न अनंत हैं, देख लेते हैं। कार्यकाल है 48 से 56। कार्यकाल भी इंपॉर्टेंट है इसका, हमारे लिए कार्यकाल भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। सबसे पहले इसने सिक्कों को हराया, पूर्ण रूप से इसने सिक्कों को हराया। और हराने के बाद जो छोटा सा एक व्यक्ति, या बोल सकते 5 साल की अवस्था में एक व्यक्ति सुल्तान बनता, उसका नाम है दिलीप सिंह। इसकी जो मां थी उनका नाम था जिंदा। क्या नाम था? जिंदा। इनके संरक्षण में इसको बनाया गया था, लेकिन ये छोटा होने के कारण इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए इसे इंग्लैंड अंग्रेजों ने भेज दिया, पेंशन दे दी थोड़ा बहुत, और आप इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करो। जब ये बड़ा हो गया तो इसने ईसाई धर्म अपना लिया और वहीं पर रहने लगा था। और पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस, वहीं पर 1893 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर सिख धर्म का जो मेन व्यक्ति था वो भी समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है।
आपको याद रखना है। ये डेट इंपॉर्टेंट बहुत है। आप कहोगे इस डेट में क्या क्या हुआ है, तो इसी डेट में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे, और इसी डेट में महात्मा गांधी कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, इसी डेट में। तो थोड़ा कनेक्ट करना सीखो, ठीक है। 1850 ईस्वी में सिक्किम पर कब्जा कर लिया और 52 में बर्मा पर कब्जा कर लिया। किसने? डलहौजी ने। आपको पता है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार ट्रेन चलाया गया था। भारत में पहली बार ट्रेन चलाया गया था। मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी ट्रेन। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी ट्रेन था। 14 डब्बे थे, 400 यात्री थे, 3 इंजन थे। 3 इंजन के नाम भी थे, सिंध, सुल्तान और साहिब। 3 इंजन द्वारा इसको खींचा गया था, आपको याद रखना है। और 1853 में और क्या हुआ है याद रखेंगे, आईसीएस परीक्षा की शुरुआत इसने ब्रिटेन में की थी पहली बार। और पहली परीक्षा कब होती है? 1855 ईस्वी में पहली परीक्षा लंदन में होती है आईसीएस की। आईसीएस की पहली परीक्षा कब होती है? 55 में होती है। और शुरुआत आईसीएस का किसने किया था पूर्ण रूप से? तो डलहौजी थे, आपको याद रखना है। 1853 में और क्या हुआ है? विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच में इन्होंने शुरू किया था। और 54 में इन्होंने पीडब्ल्यूडी की स्थापना किया था। और 54 में इन्होंने आधुनिक डाक विभाग की स्थापना भी किया था, या डाक टिकट भी कह सकते हैं, डाक विभाग भी कह सकते हैं। इन्होंने स्टार्ट किया था 54 में 2 काम, 53 में 3 काम आपको यहां पर याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। 54 में क्या किया था? शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच के अनुसार 3 विद्यालयों को बनाया गया था, कोलकाता में, मुंबई में और मद्रास में, याद रखेंगे। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला थी, कई बार पूछा गया प्रश्न है। और डलहौजी की जो हड़प नीति थी या व्यपगत का सिद्धांत था, क्या व्यपगत का सिद्धांत था या हड़प नीति थी, ये क्या था? जिस राज्य में उत्तराधिकारी नहीं होता है तो वहां पर कोई दंतक पुत्र उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। दंतक पुत्र को गोद लेने के लिए इसने मना कर दिया। अगर राजा का कोई लड़का नहीं है तो वहां का राजकाज स्वयं अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आ जाएगा, अंग्रेज खुद देखेंगे वहां का राजकाज। ऐसे ही इसने कई राज्यों को हड़पा था, कई जगहों को हड़पा था। जैसे सबसे पहले इसने 1848 ईस्वी में सतारा को हड़प लिया, 1849 ईस्वी में जैतपुर संबलपुर को हड़प लिया था, और 1852 में उदयपुर को, 53 में झांसी को, 54 में नागपुर को, 56 में अदब को हड़प लिया था। यानी यहां पर कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था तो यहां का सत्ता सब कुछ डलहौजी देखने लगा। यही थी हड़प नीति। और 1856 ईस्वी में इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया था। प्रश्न आएगा, इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा किसने तैयार किया था? डलहौजी ने किया था। और इसके प्रमुख प्रचारक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, आपको याद रखना है। तो जो गवर्नर थे या गवर्नर जनरल से जितने आने वाले प्रश्न थे दोस्तों, हमने सॉल्व किए। एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा, बस थोड़ा स्पीड से इसलिए बताया था। अगर आराम से बताते तो ये वीडियो कम से कम 2 घंटा प्लस बनने वाला था। मैंने स्पीड से इसलिए बताया, कम समय में ज्यादा जानकारी आप तक पहुंच पाए। तो बताना वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।